नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक जो नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसके लिए जो नई वैकेंसी आई है, तो उसका विज्ञापन संख्या है दोस्तों, ये 40/2025, ठीक है। 40/2025 ये विज्ञापन संख्या है, ठीक है। और यह जो दोस्तों वैकेंसी आई है, तो ये जो है पोस्ट है, ये उप प्राचार्य एवं समकक्ष, ठीक है। उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर का है, ठीक है। तो इस पद के लिए दोस्तों वैकेंसी आई है। और ये दोस्तों किस विभाग के लिए वैकेंसी है, तो यह है दोस्तों ये श्रम संसाधन विभाग के लिए, ठीक है दोस्तों। श्रम संसाधन विभाग के लिए ये वैकेंसी आई है, ठीक है। चलिए देखिए, विज्ञापन संख्या 40/2025 श्रम संसाधन विभाग बिहार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर के कुल 50 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी बिहार में सरकारी आईटीआई है, ठीक है, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो भी है, तो उसमें उप प्राचार्य के पद के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और टोटल पदों की संख्या है दोस्तों 50, ठीक है। यानी 50 पद के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इस 50 पद को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसमें अनारक्षित के लिए 18 पोस्ट है, जिसमें महिला का 6 सीट आरक्षित है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, जिसमें 2 सीट महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीट है दोस्तों, और 2 पद जो है बैकलॉग में है, यानी टोटल 9 पद है, जिसमें 2 पद महिला के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद बैकलॉग में है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद नॉर्मल है और 1 पद बैकलॉग, यानी कि टोटल 10 पद है, जिसमें 3 पद महिला के आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग में के लिए 5 पद है, जिसमें 2 पद महिला के लिए हैं आरक्षित। पिछड़े वर्गों की महिलाएं के लिए दोस्तों 2 पद है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 50 पद के लिए ये वैकेंसी आई है, जिसमें 15 पद महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, तो उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या दोस्तों 1, ठीक है।
दिव्यांग के लिए भी दोस्तों पद है, इसमें मूक बाधिर के लिए एक पद है, चलन दिव्यांगता के लिए एक पद है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए वेतनमान यानी इसमें सैलरी कितना है, तो दोस्तों वेतनमान इसमें लेवल 9 का सैलरी मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्रवेश वेतन इसमें आपको 53,100 है। ठीक है, तो सैलरी इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी है। ठीक है, लेवल 9 का है दोस्तों जॉब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब है दोस्तों कि इस वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, तो वो देखिए पहले क्या है। देखिए किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान यानी कि AICTE अप्रूव्ड से डिग्री इन इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष यानी कि बीटेक, BE, BSc इंजीनियरिंग या BS अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय से केवल नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो बीटेक का डिग्री या फिर BE का डिग्री या फिर BSc इंजीनियरिंग का डिग्री या फिर BS का डिग्री होना चाहिए। कहाँ से, तो AICTE अप्रूव्ड ये होना चाहिए डिग्री। और ये जो होना चाहिए दोस्तों आपको मतलब रेगुलर मोड से होना चाहिए डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस मोड वाला ये डिग्री मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आगे ये विशिष्ट योग्यता इसमें क्या होना चाहिए। विशिष्ट योग्यता कहने का मतलब है दोस्तों कि जो न्यूनतम योग्यता है तो वो मैंने ऊपर बता दिया, यानी उतना है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। विशिष्ट योग्यता है कहने का मतलब दोस्तों कि यानी इससे ऊपर अगर आपका ये योग्यता है तो आपको अलग से अंक मिलेंगे, है ना, जो आपको वेटेज मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। देखिए तो विशिष्ट योग्यता में आपके पास एमटेक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान यानी AICTE अप्रूव्ड से एमटेक डिग्री अथवा समकक्ष यानी ME या MS अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वही दोस्तों कि आपके पास एमटेक डिग्री होगा तो अलग से अंक मिलेंगे। ठीक है, और वही है एमटेक हो या फिर ME हो या फिर MS हो, और AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए डिग्री, और वो रेगुलर मोड से होना चाहिए, डिस्टेंस मोड से मान्य नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए कुछ नोट है क्या है। नियमावली के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्यानुभव या शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं है, बल्कि विशिष्ट योग्यता के साथ कार्यानुभव या शिक्षण अनुभव वांछनीय योग्यता है, जिसके लिए अतिरिक्त अंक की व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों न्यूनतम योग्यता आपके पास वही होना चाहिए जो मैंने बताया, बीटेक ये सब होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ये सब डिग्री है तो आपको अलग से अंक मिलेंगे जो आपको प्राथमिकता मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों उम्र सीमा क्या होना चाहिए। तो देखिए ये जो है दोस्तों डेट 1/8/2025। ठीक है, तो ये जो है आपका बाउंड्री लाइन है, इसी डेट के आधार पर आपकी आयु की गणना होगी। ठीक है,
तो 1/8/2025 को कम से कम आपका 22 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी को भरने के लिए, है ना, 22 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और अधिकतम की बात अब कर लेते हैं कि आपका अपर एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए, अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को उम्र में छूट मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, और जो भी बिहार, एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, पहले से जॉब में है, सरकारी जॉब में है बिहार सरकार के, तो आपको 5 अवसर ही मिलेंगे, है ना, बीपीएससी का वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, जॉब में आने के बाद आपको 5 मौका ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा अपना। जो भी है, एज में छूट चाहिए तो सर्टिफिकेट जमा करना होगा उनको। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को भी अगर एज में छूट चाहिए तो सर्टिफिकेट जमा करना होगा उनको। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों, चयन का आधार, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखिए, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि 2 स्टेप है, रिटन और इंटरव्यू, इसके आधार पर आपका चयन होगा। देखिए, लिखित परीक्षा में क्या क्या है दोस्तों। देखिए, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की एक पत्र की होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, जिसमें सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस 100 अंक के होंगे एवं सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड 50 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा दोस्तों इसमें। आगे देखिए, परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। उक्त लिखित परीक्षा के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के लिए आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक, विद्युत अभियंत्रण के विषय सामान्य अभियंत्रण विज्ञान यानी जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पाठ्यक्रम मान होगा, जो आयोग के वेबसाइट बीपीएससी का जो है, तो ये इस पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको रिटन एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, एक पेपर में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न जो होगा दोस्तों आपको जनरल इंजीनियरिंग साइंस से रहेगा, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 50 प्रश्न दोस्तों वो होगा सामान्य योग्यता से 50 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें सही उत्तर देने के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर दीजिएगा तो आपको 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। और जो इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको ये है जो सहायक अभियंता का जो पद है, तो उसके लिए जो सिलेबस है तो दिया हुआ है, तो वही पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, सामान्य योग्यता में क्या है। ठीक है, देखिए, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक
गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। यानी कहने का मतलब है आप दोस्तों कि सामान्य योग्यता में जो है दोस्तों समझिए, यानी आपका मैथ और रीजनिंग है ना, ये इससे प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग है ना, यही इसमें पूछा जाएगा आपको सामान्य योग्यता में। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षा को क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कम से कम जो है आपको जो लिमिट है एग्जाम को पास करने के लिए वो जरूरी है। इसके बाद तो आपको कट ऑफ पार करना होगा। ठीक है, तो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना मार्क्स आपको चाहिए, देखिए आपको सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% है लाना, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इससे कम अंक जो लाएंगे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। चलिए देखिए आगे क्या है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 की कंडिका 10 के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना होगी। कोटि बार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। यानी जो दोस्तों रिटर्न में जो पास करेंगे तो उनको जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिनका भी समान अंक होगा तो समान अंक वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है आगे देखिए क्या है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी जो लिखित परीक्षा होगा तो उसी से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। चलिए देखिए आगे क्या कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव एवं साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 100 अंक का होगा, जिसका विभाजन इस प्रकार से होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, जो रिटन एग्जाम होगा तो उसमें तो जो अंक मिलेगा सो मिलेगा ही, प्लस जो शैक्षणिक योग्यता है और विशिष्ट योग्यता है और जो एक्सपीरियंस है या फिर शिक्षण अनुभव है तो उसका अलग से जो मार्क्स मिलेगा तो उसका क्या जो है क्राइटेरिया है देखिए, तो वो टोटल 100 अंक का दोस्तों वो होगा। ठीक है, जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए 40 अंक मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर बीटेक में उसको 80% है तो उसमें 0.4 से गुना होगा तो उसमें 32% उसको अंक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए विशिष्ट योग्यता में एमटेक के लिए टोटल कुल 20 अंक उसको मिलेंगे। जैसे अगर एमटेक में 80% किसी को अगर नंबर है तो 80 में 0.20 से गुना हो जाएगा दोस्तों, तो उसको यहाँ पे 16 अंक टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। एक नोट देखिए दोस्तों क्या है, परंतु सीजीपीए में प्राप्तांक होने की स्थिति में बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुरूप सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। अभ्यर्थी जिस वर्ष सत्र सेशन में बीटेक एवं एमटेक उत्तीर्ण हुए हो उस वर्ष या सत्र में बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा लागू सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत या अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बोर्ड या विश्वविद्यालय की नियमावली नहीं रहने की स्थिति में एआईसीटीई द्वारा सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत या अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला मान्य होगा। यानी अगर आपका जो मार्कशीट है अगर सीजीपीए में है तो उसको परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा और उस हिसाब से अंक दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक उनको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा यदि ऐसे कारखाना जिसमें न्यूनतम कार्यबल
400 हो, यानी 400 कम से कम उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होने पर 5 अंक दिया जाएगा। 1 साल का अनुभव है तो 5 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तथा 2 या 2 से अधिक वर्ष का अनुभव होने पर 10 अंक उनको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक अथवा विशिष्ट योग्यता एमटेक के अलावा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव होने पर 5 अंक उसको मिलेगा, और 1 वर्ष से ज्यादा है तो उनको 10 अंक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। 1 साल से कम का जो भी अनुभव होगा वो मान नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रति वर्ष किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण कार्य अनुभव हेतु 5 अंक और अधिकतम 2 वर्ष हेतु 10 अंक ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए नोट क्या है, प्रति वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक पूर्ण वर्ष अर्थात लीपी वर्ष 366 दिन को 365 दिन के समान मानी जाएगी। यानी प्रत्येक वर्ष, यानी 1 वर्ष का मतलब दोस्तों 365 दिन के हिसाब से माना जाएगा, है ना। लीप ईयर्स में 366 दिन है, तो एक मिनट दोस्तों, यानी लीपी वर्ष को भी 365 दिन ही माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए शिक्षण अनुभव एमटेक के बाद का मान होगा तथा कार्य अनुभव न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा डिग्री इन इंजीनियरिंग एवं समकक्ष उपरांत का भी मान होगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों, शिक्षण अनुभव जो है एमटेक के बाद ही मतलब मान होगा, और कार्य अनुभव वो आप बीटेक ये सब के बाद भी आपका मान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी स्थिति में कार्य अनुभव तथा शिक्षण कार्य अनुभव को मिलाकर अधिकतम 10 अंक ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये चीज है। आगे देखिए दोस्तों, इंटरव्यू जो है दोस्तों टोटल 30 अंक का ही होगा, ठीक है। 30 अंक का फुल होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में शामिल होना आवश्यक है, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार का दोस्तों स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, यानी मेडिकल भी होगा, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए आगे, मेरिट कैसे बनेगा दोस्तों, मेधा सूची। देखिए, विशिष्ट योग्यता तथा कार्यानुभव या शिक्षण अनुभव के अंकों की गणना आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरांत मेधा सूची बनाने में की जाएगी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले रिटन में जो नंबर आएगा, फिर इंटरव्यू में नंबर आएगा, उसको जोड़ मतलब जुटेगा, और फिर उसके बाद जो विशिष्ट योग्यता या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जो टोटल 100 अंक का है, तो वो वाला अंक जुटेगा, तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान देना है दोस्तों, देखिए अगर देखिए कुल प्राप्तांक है ना, कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। यानी जो रिटन एग्जाम में जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। अगर किसी का रिटन का मार्क्स भी बराबर है तो फिर उसका इंटरव्यू में जिसका ज़्यादा नंबर है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। आगे देखिए, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी जिसका लिखित परीक्षा में भी नंबर समान है, इंटरव्यू में भी नंबर समान है, तो फिर क्या होगा दोस्तों कि उनका जो है ये उम्र, ठीक है, यानी जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको फिर प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर उम्र भी अगर समान हो जाता है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार, यानी देवनागरी है ना, देवनागरी वर्णमाला के अनुसार जो है, देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार जो अक्षर
पहले आएगा तो उसको वरीयता दिया जाएगा। जैसे किसी का नाम दोस्तों अगर अमोद है, ठीक है, और किसी का नाम अगर प्रमोद है तो अ पहले आता है, प बाद में आता है, तो अ वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो आरक्षण में सीधा से समझ लीजिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, और जिसमें अगर विवाहित महिला है तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट होगा तो वो जो है उनके पिता के नाम से होना चाहिए और पिता के पता से होना चाहिए, है ना, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए और उनके पति के पता के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर कोई महिला अगर विवाहित है और वो अगर उनका मायके अगर बिहार है तभी उनको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो सब होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। ठीक है, और भी है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये अपना कोड देख लेंगे, ऑनलाइन में फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये डालना होगा कोड। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो आपका 3/7/2025 है ना, इतना डेट तक का आपका मान्य होगा। ठीक है, इस डेट के बाद का जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा तो वो जो है आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वहां पे आपको लगेगा। ठीक है, देख लीजिए। तो फर्स्ट है मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र यानी कि अंक पत्र। ठीक है, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। उसके बाद है आपका ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र होगा। फिर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र होगा। ठीक है, फिर एमटेक या समकक्ष का प्रमाण पत्र होगा, है ना, फिर एमटेक या समकक्ष का अंक पत्र होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये अभ्यर्थी जिस वर्ष सत्र में बीटेक एवं एमटेक उत्तीर्ण हुए हो उस वर्ष सत्र का बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, फिर ये आपको निवास प्रमाण पत्र, है ना, मतलब जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं तो इनको क्रीमी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनको चाहिए। फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये होना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दिव्यांग है तो उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर अस्थाई है दिव्यांग तो फिर वो रिन्यूअल होना चाहिए, है ना, तो ये होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी है तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए सरकारी सेवक को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पहचान पत्र फोटो युक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो, यानी ऑनलाइन फॉर्म जो आप अप्लाई करिएगा
तो जो आप आईडी कार्ड उसमें दीजिएगा फोटो युक्त पहचान पत्र, तो वो आपको वहाँ ले जाना होगा। ठीक है। फिर हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का फोटो चाहिए। फिर लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की प्रति चाहिए दोस्तों। यानी आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो जो प्रिंट आउट निकालिएगा हार्ड कॉपी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क का। देखिए, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि के बारे में, है ना। वो तिथि क्या है, तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है दोस्तों 10/6/2025 से। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 10/6/2025। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 3/7/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 3/7/2025। ठीक है दोस्तों, तो ये डेट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई, और वो पद है दोस्तों उप प्राचार्य एवं समकक्ष। ठीक है, उप प्राचार्य एवं समकक्ष। तो इस पद के लिए जो वैकेंसी आई, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।